आप बनाते ना यार, बीबीसी हो आप, दुनिया भर को नजर रखते हो, तो अपने लोगों के ऊपर बनाओ ना। किस तरीके से तुम्हारे ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया था, किस तरीके से इनसे स्लेवरी करवाते थे दुनिया के अलग अलग देशों में, जहां पर इंसानी जीवन नामुमकिन था, जहां पर इतना छोटा सा कीड़ा किसी को काट ले तो 5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती थी, वहां पर मजदूर बना करके क्यों लेकर के गए? हिंदुस्तान में जो कुछ भी मौजूद था उसे अपने म्यूजियम्स के डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना। तुम्हारे म्यूजियम्स हिंदुस्तान से लूटी हुई विरासतों और संपदाओं से क्यों भरे पड़े हैं? लोग ऐसे रख करके लेकर के गए थे ना, कोई लेकर के गया था और कोई प्यार से दे देगा कि भाई ये हमारे महाराजा की तलवार है और तुम लेकर के जाओ, अपने यहां शोभा बढ़ाओ, हम लोग इसको केयर करने में असक्षम हैं। ऐसा कुछ हुआ था क्या? गोली मारी गई थी ना, यहां लोगों को कत्लेआम किया गया था ना, इस देश को बर्बाद किया गया था ना, इस देश पर राज किया गया था ना, और ऐसे सैकड़ों देशों के ऊपर राज किया गया था और उनके लोगों को मोलेस्ट और प्रताड़ित और पूरी तरीके से बर्बाद किया गया था। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए, क्यों नहीं बना रहे? जैक स्ट्रॉ नाम का व्यक्ति है, वो कहता है जब गुजरात में हमको इन चीजों की घटनाओं की जानकारी मिली तो अचानक से ब्रिटेन वॉज अलार्म्ड। वाई ब्रिटेन वॉज अलार्म्ड? तुम्हारी कॉलोनी यहां पे है क्या? तुम्हारा जो है उपनिवेश है क्या? कि वहां की जो महारानी है वो कहती है अरे बाप रे, हमारे एक उपनिवेश में ऐसी घटना हो रही है, हमको इसको लेकर के अलार्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी उसमें जब ह्यूमन राइट्स वगैरह की ये बात करती है तो साफ साफ नरेंद्र मोदी एकदम के मेनन स्टाइल में कहते हैं, यू ब्रिटिशर्स शुड नॉट टीच अस व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। नमस्कार, इंडिया क्लिक देख रहे हैं आप और मैं अनुराग मिश्रा। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। बढ़ते हैं आज की बातचीत में। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो नरेंद्र मोदी के ऊपर आई है, द मोदी क्वेश्चन नाम से। हिंदुस्तान में उसको बैन कर दिया गया है, कहा गया है कि प्रोपेगेंडा है पूरे तरीके से। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या ये प्रोपेगेंडा है, क्या बीबीसी जो है वो एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा खुलासा करने वाला तथ्य लेकर के आ गया है जिसको देखने के बाद हिंदुस्तानी और तमाम दुनिया के लोगों की नजरें फटी पटी रह जाएंगी। अरे बाप रे, बीबीसी ने क्या बना दिया है, इसको नहीं देखा तो दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये जो है वामपंथी इसी तरीके से कह रहे हैं। अब देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। अब ये डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है 2022 के अराउंड हरिद्वार में हुई एक धर्म संसद को लेकर के। उसके डायलॉग को साल 2002 की घटनाओं से जोड़ा गया है कि हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ और हथियार उठा लो, ऐसी तमाम बातें हैं। क्या लॉजिक है इस बात का कि 2022 की बात को 2002 में जोड़ दिया गया? तब की परिस्थितियां, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, कैसे मैच करा दिया गया, नहीं समझ में आया है। इसका जो मूल उद्देश्य है अगर उस पर बात करें तो सबसे पहले 5-7 मिनट में ही आपको समझ में आएगा कि गोधरा की कहानी बताई गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी पर आते हैं और इस तरीके से जोड़ते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी साल 2002 में थे, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जो कुछ भी घटित हुआ गुजरात में उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार है। इन लोगों का पूरा प्रयास है, क्योंकि पता है कि नरेंद्र मोदी की छवि को कुछ नहीं कर सकते हैं आप। नरेंद्र मोदी के बारे में हिंदुस्तानियों की जो राय है, हिंदुस्तान के लोगों की, उनके समर्थकों की, उनके मतदाताओं की और आम हिंदुस्तानियों की जो राय है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसा कह देते हैं कि आरएसएस नहीं है, वो एक तरीके से आईएसआईएस टाइप की संस्था है जो नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को तैयार करती है और उसके बाद भेज देती है। बचपने से ही उनको ट्रेन किया जाता है और नरेंद्र मोदी बचपने से आरएसएस में थे, इसलिए जो है, और आरएसएस जो है बहुत गलत काम करती है। क्या गलत काम करती है आरएसएस? आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, वो लोगों को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के प्रति जागरूक करती है। वो बताती है कि भाई आपका इतिहास क्या था, इसके प्रति जागरूक हो जाइए। लेकिन ऐसा उसमें नहीं दिखाया गया। उसमें दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत बड़े कॉन्स्पिरेटर हैं और बहुत जो कुछ भी घटित हुआ गुजरात में उसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो जो कुछ हुआ जैसे भी नरेंद्र मोदी ने किया उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। क्या है ऐसा? क्या बीबीसी के तथ्य, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 1 घंटे का जो डॉक्यूमेंट्री है वो इस बात को साबित कर पाती है कि नरेंद्र मोदी ऐसे हैं? तो नहीं। डॉक्यूमेंट्री क्या है? गार्बेज। एक शब्द में आप गार्बेज इसको कह सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे कोरी नहीं कह रहा हूं, मैंने पूरा 1 घंटा रोक करके देखा है, समझने की कोशिश करी है कि भाई क्या कह रहे हैं ये लोग। तो यहां पर जो है अलीशान जाफरी एक जो पत्रकार है, कथित जो है न्यूज क्लिक जैसी फ्रॉडस्टर और जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जानी जाती है, वैसी वेबसाइट के लिए लिखते रहते हैं और भी लोगों के लिए लिखते रहते हैं। पूरा गिरोह है जो इनका घर चलाता है, वैसे लोगों ने मिल करके इसको बनाया। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। इसमें सबसे जो जिक्र आता है ईशान जाफरी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उनकी हत्या हुई थी उस दौरान। कहा गया कि ईशान जाफरी जो थे उनको भीड़ ने उतारा, गले से उनका सर जो है तन से अलग किया और उसके बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई।
अब इसको लेकर के जो तथ्य कहते हैं, जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि ईशान जाफरी ने अपनी बंदूक से भीड़ के ऊपर गोली चलाई थी, उसके बाद भीड़ ने गुस्से में आकर के उनके साथ ये घटना करी थी। अब एक बात बताइए आप कि अगर आपके घर के सामने कोई भीड़ जा रही है, उसके ऊपर आप गोली चला देंगे तो वो भीड़ क्या फूल माला स्वागत करेगी? आप उनको मारने की कोशिश करेंगे, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, सफल जो होगा वो जीत जाएगा। इतनी सी बात है। इसमें क्या हो गया कि ईशान जाफरी को टारगेट किया गया था। ईशान जाफरी बड़े नेता थे भाई, विधायक विधायक थे, इस लेवल के नेता थे, उनके साथ ऐसे नहीं हो सकता है ना। लेकिन उसके लेकर के कह रहे हैं नहीं, ईशान जाफरी तो बड़े अच्छे थे, भीड़ जो है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही थी। ईशान जाफरी अपनी छत पे जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई देखो मुसलमानों को छोड़ दो, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं, उनका नेता हूं, इसलिए प्लीज जो है मुझे मार दो, लेकिन इस भीड़ को, इस पूरे जो लोगों को मारने का जो कामकाज है उसको रोक दो। और उसके बाद वो नीचे उतरते हैं, भीड़ कहती है ठीक है हिसाब बराबर, इधर नहीं मारते तुमको मार देते हैं, और भीड़ मार देती है। कौन सा तथ्य आपको कन्विंसिंग लगता है? क्या इसके लिए कोई सबूत दे पाए कि ईशान जाफरी ने ऐसा किया था? इसके बाद बात आती है कि ईशान जाफरी ने नरेंद्र मोदी को फोन किया था और नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा था कि आप प्लीज हमको जो है बचा लीजिए, मुसलमानों के ऊपर बड़ा हमला हो रहा है और बचा लीजिए, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, ये मुसलमानों के साथ गलत हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने फोन काट दिया उनका और सुना नहीं, और उन्होंने कहा कि देयर इज नो हेल्प कमिंग टू फॉर अस। ये जो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कहने की कोशिश करती है। जांच होती है उसके बाद कि क्या ऐसा हुआ था, तो ऐसा नहीं निकल के आता है। ईशान जाफरी की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नरेंद्र मोदी से सिद्ध नहीं हो पाती है कि नरेंद्र मोदी से ऐसी कोई बातचीत ईशान जाफरी की हुई हो और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया हो। जो तथ्य निकल के आते हैं वही निकल के आते हैं कि ईशान जाफरी ने लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, उसके बाद भीड़ ने जो है जाकर के उनको, एक तरीके से किसी के ऊपर आप गोली चलाएंगे तो उसका जवाब यही आएगा। इसके बाद जो बात आती है कि कहते हैं नरेंद्र मोदी अगर नहीं चाहते तो दंगा नहीं होता। क्या ऐसा होता है क्या कि दंगा कोई किसी के चाहने ना चाहने से होता है? कितनी बड़ी भीड़ होती है, उसको मोबिलाइज करना इतना आसान होता है क्या? अगर इतना आसान होता है, अगर आप नरेंद्र मोदी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो चुप हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद थे ना, वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसके घर पर पूरे तरीके से दिल्ली दंगों के सबूत मिले, उसकी छत पर चीजें इकट्ठा हुई थी, उसके घर से लोग निकले थे पूरे इलाके में दंगा करने के लिए, जो मुस्लिम भीड़ थी, वो भी तो जिम्मेदार मानिए ना उसको। अगर आप कह रहे हैं तो इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए कि दिल्ली दंगे कैसे हो गए, दिल्ली दंगों के लिए किस तरीके से जिम्मेदार है। नहीं, उसके लिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो इकोसिस्टम को नहीं सूट करता है। नरेंद्र मोदी सूट करते हैं। डेवलप होता हुआ इंडिया, पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाता हुआ इंडिया, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बढ़ता हुआ इंडिया, ये नहीं एक्सेप्ट हो पाता है। पूरी दुनिया जो एक्सेप्ट कर रही है कि दुनिया में भाई हाँ, इंडिया जो है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में काउंट किया जाता था, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है। कोरोना के टाइम पे जितना अच्छा मैनेजमेंट इन लोगों का था, जितने अच्छे ढंग से इन लोगों ने काम कर लिया, वो जो है और कोई नहीं कर पाया था पूरी दुनिया का देश। इसलिए इनको दिक्कत है और कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा काम कर लेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ब्रिटेन और अमेरिका की जो हुकूमतें चलती हैं, जो गल्फ कंट्रीज का तेल का पैसा है, वो कहां खर्च होगा? वो नरेंद्र मोदी को डिफेम करने में नहीं करते हैं तो कहां पर खर्च कर लेंगे? इस तरीके से उसको साबित किया जाता है। इसके बाद एक जो दिलचस्प मुझे वाकया लगा और सबसे हास्यास्पद वाकया लगा कि एक कलाकार, एक्टर जिसको कहते हैं, प्योर एक्टर, सोल उसमें लिखा हुआ है, एक्टर्स वॉइस, वो बताता है किस तरीके से ब्रिटेन में इसको लेकर के रिपोर्ट की गई थी। इसमें आपको मैं एक नाम बता दूं, जैक स्ट्रॉ नाम का व्यक्ति है। वो कहता है जब गुजरात में हमको इन चीजों की, घटनाओं की जानकारी मिली तो अचानक से ब्रिटेन वॉज अलार्म्ड। वाई ब्रिटेन वॉज अलार्म्ड? तुम्हारी कॉलोनी यहां पे है क्या? तुम्हारा जो है उपनिवेश है क्या? कि वहां की जो महारानी है वो कहती है अरे बाप रे, हमारे एक उपनिवेश में ऐसी घटना हो रही है, हमको इसको लेकर के अलार्म होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए किस तरीके से वहां पे स्थितियों को बहाल कर दिया जाए। इसलिए जैक स्ट्रॉ जैसे लोगों की एक कमेटी बनती है और वो आकर के हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेट करती है कि किस तरीके से गुजरात में घटनाएं हुई। उसके बाद वो रिपोर्ट करती है ब्रिटेन जाकर के और कहती है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है और नरेंद्र मोदी इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। कौन है ब्रिटेन? ब्रिटेन डिसाइड करेगा इंडिया में क्या हो रहा है। इंडियंस कम हो गए हैं क्या? इंडिया में पक्ष विपक्ष के लोग कम हो गए हैं क्या? इंडिया में बुद्धि लोगों के पास कम हो गई है कि ब्रिटेन के लोग आकर के बताएंगे कि हिंदुस्तान में क्या घटित हो रहा है? ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये निकलता ही नहीं इन लोगों के दिमाग से। वही मतलब उसमें पूरी रिपोर्ट में कहीं तथ्य निकल करके सामने नहीं आएगा, कहीं नहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से यह घटना हुई थी। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हमारी रिपोर्ट की फाइंडिंग कहती है। फाइंडिंग क्या है नहीं पता, रिपोर्ट में तथ्य कहां से लाए गए नहीं पता, उसको बता भी नहीं रहे हैं कि ये तथ्य कहां से आए हैं। नहीं भाई, हमको ऐसा लगता है इसलिए ऐसा है। ये जो ब्रिटेन की
सैकड़ों वर्षों की मानसिकता रही है, सैकड़ों वर्षों की, कि नहीं भाई हम डिसाइड करेंगे पूरी दुनिया में कैसे एजेंडा चलेगा, कैसे लोग सोचेंगे, कैसे विचार करेंगे, किस तरीके से किसी फाइंडिंग पर लोग पहुंचेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। इसी कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना चाहिए। और एक दिलचस्प चीज है, इस डॉक्यूमेंट्री को मूलतः नरेंद्र मोदी को डिफेम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसी क्लिप उपलब्ध करा दी गई है जो अभी तक जो है वो भाजपा के जो लोग हैं, जो समर्थक लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, उन लोगों के पास नहीं थी। उसको देखने के बाद भाई साहब हिंदुस्तान के लोग कहेंगे नहीं, हमको वही नरेंद्र मोदी चाहिए, हमको 2002 वाला नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो बीबीसी है उसकी एक पत्रकार जो इस डॉक्यूमेंट्री में भी इन्वॉल्व है, वो उसके वीडियोस यहां पर आते हैं, उसके बयान क्लिप आते हैं, उसने गुजरात में जाकर रिपोर्ट किया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। नरेंद्र मोदी उसमें जब ह्यूमन राइट्स वगैरह की ये बात करती है तो साफ साफ नरेंद्र मोदी एकदम के मेनन स्टाइल में कहते हैं, यू ब्रिटिशर्स शुड नॉट टीच अस व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यहां पर, ये समझना चाहिए आपको। वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा हजारों सालों का इतिहास रहा है कि जो है पूरी दुनिया के इंसानी जो मसाइल है, इंसान की जो एहसास है, इंसान जैसा सोचता है, मानवता जो होती है उसको दबाने कुचलने का तुम्हारा इतिहास रहा है। तुम मत बताओ इंसान का हक क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये नरेंद्र मोदी की क्लिप है और मुझे लगता है इसको पूरी हिंदुस्तान में जो है वैसे बड़े बड़े पोस्टरों में टांग करके दिखाया जाना चाहिए। यू ब्रिटिशर्स शुड नॉट टीच अस व्हाट इज ह्यूमन राइट, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। और ये वादा रखिए आप कि ये क्लिप अगर हिंदुस्तान के हर आदमी ने देख लिया, इसको सर्कुलेट किया गया, तो नरेंद्र मोदी की 20-40 सीटें ऐसे ही बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं, उनका 70-80 वर्षों से उनके दिल में ये घुटन है कि ये ब्रिटेन है जो हमारे ऊपर राज करके गया है, ये ब्रिटेन है जिसने हम लोगों को मारा है, हम लोगों को काटा है और हम लोगों के साथ हमारी चीजों को लूटा है, हमें बर्बाद किया है। उस ब्रिटेन को अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो भाई ये तो अच्छी बात है ना। ब्रिटिशर्स थोड़े बताएंगे कि ह्यूमन राइट क्या होता है, और गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो ब्रिटिशर्स आकर के तय करेंगे कि क्या हो रहा है। गोरे लोग तय करेंगे कि काले लोग कैसे चलेंगे। ये जो आपका सैकड़ों वर्षों का इतिहास रहा है ये आप तय करेंगे, इस तरीके से तय करेंगे। तो ये एक तरीके से बढ़िया तगड़ा जवाब था और डॉक्यूमेंट्री में इसको डॉक्यूमेंट किया गया, इसके लिए बड़ा अच्छा काम किया गया। अब दूसरी बात, मैं फिर से लौट के आता हूं, जो एक्स्ट्रा और जो पूरी ब्रिटेन की एक कमेटी बनी थी वो कह रही थी कि ऐसे होता है। फिल्म में दिखाया कैसे गया है और इसी में छुपा हुआ है बैन करने का कारण जो मुझे समझ में आया कि उसमें एक आदमी के चेहरे को और पूरी बॉडी को ब्लर करके दिखाया गया है कि वो बता रहा है कि मैं डिप्लोमेट था, मैं बहुत बड़ा आदमी था इंडिया में और मैंने अपनी फाइंडिंग में पाया कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। तथ्य कुछ नहीं बता रहे। मुझे लगता है ब्लर करने की वजह से इंडिया में उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि ब्लर जो इंडिया में कंटेंट आता है वो जापान से आता है। जापानीज जो भी आप समझ पा रहे होंगे, जापानीज चीजें ब्लर होकर के आती हैं, उनको हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैन कर दिया गया। तो इंडियन अथॉरिटीज ने देखा होगा कि भाई ब्लर्ड है, ये तो हो सकता है जापानीज कंटेंट उठा करके ये लोग ना दिखा दे हिंदुस्तानियों को, जो नहीं देखना चाहिए। भाई ऑब्वियस बात है, पॉर्न वगैरह देखना जो है बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है, या एक तरीके से कहा जाता है दिमाग पर गलत असर पड़ता है, तो उनको लगा ये पॉर्न वॉर्न न दिखा दे हिंदुस्तान के लोगों को, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया होगा। ये एक चीज समझ में आती है। इसके बाद अब ये क्लेम को अपने सपोर्ट करने के लिए किन लोगों के नाम लेकर के आते हैं। वो एक भट्ट, जो संजीव भट्ट आईपीएस था, उसको जो जेल में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, जो उम्र कैद की सजा हुई है, उसके बारे में कहा जाता है कि संजीव भट्ट के पास बहुत सबूत थे, वो दे देते अगर तो फिर काम जो है बन जाता और नरेंद्र मोदी को हम जेल में भेज देते। जेल में भेजने की घटना एक और उसमें दिखाई जाती है कि नरेंद्र मोदी एक शॉर्ट नोटिस पर ब्रिटेन अपने दौरे पर गए हुए थे और उस दौरान जो है इन लोगों ने एक बड़ी लंबी चौड़ी पटकथा लिखी थी। 100 से 150 पेज की ब्रिटिशर्स ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें यह बताया गया था कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, और उसके बाद उनका प्रयास यह था कि नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में आए हुए हैं और इनको इस रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार करवा लिया जाए। अब क्या होता है, वो रिपोर्ट लेकर के जज के सामने जाते हैं, जज कहता है बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, 100-150 पन्ने की रिपोर्ट बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी, लेकिन उसके साथ दिक्कत होती है। कहते हैं नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करना है तो भाई इस रिपोर्ट का आधार बताओ क्या है, विक्टिम लेकर के आओ, विटनेस लेकर के आओ, सबूत लेकर के आओ। नहीं, उस रिपोर्ट में सबूत ही नहीं था, मतलब मस्तराम की कथाएं लिख रहे थे क्या बैठ करके, या घोस्ट राइटर हायर कर लिया था किसी को कि भाई कॉलेज में पढ़ रहा है लड़का, उसको पैसे की जरूरत है और उसके दिमाग में कुछ बुद्धि में जहर भर देते हैं और उसको $100-200 दे देंगे, 100-200 यूरो दे देंगे और उसके बाद जो है कह देंगे तुम बढ़िया से पटकथा लिख दो। 100-150 पन्ने की उसने पटकथा लिख दी, उन्होंने जज के सामने सुना दिया, जिन्होंने कहा सोटा लेके मारेंगे, भाग जाओ और ना यहाँ से, ठीक है, सबूत लेकर के आओ, तथ्य लेकर के आओ, उसके बाद कहो वो। वरना आपको इस बात को समझना चाहिए कि भाई वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक स्टेट का मुखिया है,
मुख्यमंत्री है वो, उसको गिरफ्तार करवा लोगे ऐसे। ये जो ब्रिटिशर्स का अपना काले गोरे वाला माइंडसेट होता है कि काला आदमी कैसे राज कर रहा है भाई हिंदुस्तान पर, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ये तो हमारा था ना, हम यहां पर राज किया करते थे, हम ही राज करेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कि वहां का जो है मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, वहां का सिस्टम कैसे काम करेगा। तो ये एक प्रयास था जिसमें कुत्सित प्रयास था, इसमें विफल होते हैं, नरेंद्र मोदी भारत वापस चले आते हैं। इसके बाद एक और नाम आता है हरेन पांड्या जी का, जो गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे और उनकी हत्या हो गई थी। अब उसको लेकर के कहते हैं कि हरेन पांड्या के पास भी सबूत थे और वो अचानक से जो है बताने वाले थे कि किस तरीके से जो है वो पूरी गुजरात में इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया था और नरेंद्र मोदी कैसे इसके लिए जिम्मेदार थे। और अचानक से हरेन पांड्या की हत्या कर दी जाती है। उसके लिए क्या कहते हैं कि हरेन पांड्या ने यह कहा था कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जहां पर पुलिस के साथ में नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी और नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि 3 दिनों तक आपको कुछ नहीं करना है। ये हरेन पांड्या के बारे में कहा जाता है कि उनको ये पता था और उस दौरान उनको पता था कि सब कुछ नरेंद्र मोदी का किया धरा है, लेकिन हरेन पांड्या दुनिया को बता नहीं पाए। ठीक है, मतलब एक मरे हुए आदमी की जिसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसने कोई तथ्य नहीं दिया है, क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, लेकिन उसके मर गए आदमी इसलिए वो तो बोल नहीं पाएगा, इसलिए उसके बारे में कुछ भी पटकथा बना करके चला दो कि अरे नहीं वो तो विसल ब्लोअर था, अचानक से निकल करके आता और सारा सच बता देता और नरेंद्र मोदी जेल चले जाते और उनको कहा जाता कि गुजरात के सबसे बड़े जो है कॉन्स्पिरेटर थे। और एक तरीके से जिस टर्म का यूज करते हैं कि बुचर ऑफ गुजरात, तो ये जो है इनका जो अभी एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ चलता है, तब फुल स्टॉप के साथ चलता कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, उसको साबित करने में ये लोग फेल हो गए। उसको लेकर के उसमें एक चीज थी कि जिस मीटिंग में वो मौजूद थे, जब उसकी जांच की गई तो उनका मोबाइल फोन, वो मिनिस्टर थे, वो भाजपा के सबसे बड़े गुजरात के नेताओं में से एक थे, उनका मोबाइल फोन कई किलोमीटर दूर वहां पे मिलता है कि भाई वो उस वक्त पे वहां मौजूद ही नहीं थे। मोबाइल फोन आदमी अपने ही साथ लेकर के चलता है ना, मोबाइल फोन का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ था कि भाई अपने साथ आदमी लेकर के चल सके, मोबाइल इसीलिए उसका नाम है। लॉजिकली सोच लिया करो, दृश्यम फिल्म तो चल नहीं रही है कि भाई ऐसे वो ट्रक में फेंक देगा, किसी तेलंगाना या आंध्रा के नंबर की जो है वो ट्रक में फेंक देगा और मोबाइल वहां चला जाएगा और लोकेशन कंफ्यूज हो जाएगा। क्या फिल्म देख करके ये पूरा कहानी गढ़ा गया है क्या? इस तरीके से गढ़ी गई है कि भाई मोबाइल इसलिए दूर थी तो ऐसे थी वैसे थी। इस तरीके की फर्जी और 2 कौड़ी की, जिसको कहते हैं कि 2 कौड़ी के तथ्यों और कुतर्कों के आधार पर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को क्रिएट किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री ऐसी बात करती है। अब इसके अलावा कुछ लोगों के नाम आते हैं, बाबू बजरंगी और हरेश भट्ट। 46वें मिनट के आसपास ये पूरी घटना है। उसमें एक पत्रकार जाता है जो ये कहता है कि हम किताब जो है लिखना चाहते हैं और आप लोग बताइए गुजरात में क्या हुआ था। अब उसको ये नहीं पता है, उस आदमी को कैमरा लगा हुआ है, छुप करके कैमरा लगा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो रहा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दौरान वो आदमी बकता है जो मन करता है कि भाई नरेंद्र भाई ने जो है ऐसे कहा था तो वैसे कहा था कि गुजरात में 3 दिन के अंदर ऐसे कर दो तो वैसे कर दो। ठीक है, वो आदमी ये कहता है। उसके अगली कुछ दिन बाद वो कहता है नहीं 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 वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब एक बात बताइए, आप किसी लोकल लेवल के लीडर के पास जाकर के मिलिए, ठीक है, किसी छोटे मोटे एक्टिविस्ट के पास, वो क्या करता है, वो अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए किसी भी चीज को एग्जेजरेट कर देता है। मतलब हमारे गांव में भी 4 लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गांधी जी जब आए थे हमारे यहाँ घूमने के लिए, पूरे देश में यात्रा कर रहे थे, तो हमारे यहाँ भी आए थे, आधा घंटा बैठ के चाय पी करके गए थे हमारे साथ। अब एक ही गांव में 4 आदमियों के पास ऐसी कहानियां कि हमारे दरवाजे पर हमारे घर पे आए थे, बैठ करके आधा घंटा चाय पी करके गए थे। 2 घंटे गांधी ने चाय पीने में बर्बाद कर दिए उन लोगों के हिसाब से कि हम इतने उनके लिए प्रिय हो गए थे। सोच करके देखिए कि ऐसी ऐसी कथाएं आपको देखने को मिलेंगी कि जिसकी जो मन करती है, इतिहास के बारे में इसी तरीके की कथाएं करता है, जो बीत जाता है वो केवल इसलिए ताकि मेरी महत्ता बढ़ जाए। आप देखिए कोई भी आदमी बहुत बड़ा नेता बन जाए तो उसके आसपास के 10-15 लोग हो जाते हैं और उनके बच्चे बताते हैं फलाना जो बहुत बड़े नेता है किसी से बात नहीं करते हैं, वो हमारे पिताजी या दादाजी के साथ बैठ करके चाय की चुस्की लिया करते थे, भले वो ना पहचानते उनको और पता ना हो कि उनके घर का गली कौन सी जाती है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। इस तरीके की कथाएं, उसमें मनोहर कथाएं जोड़ करके बताने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो इतनी बड़ी तथ्य लेकर के आती है। अब एक सवाल कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया क्यों गया और ऐसे समय पर क्यों बनाया गया? तो वो कह रहे हैं कि भाई हम सत्य लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसका सत्य क्या है ये समझिए। इसका सत्य ये है कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में काउंट किया जाता था, अब उस इमेज से बाहर निकल रहा है। हिंदुस्तान का रुपया अब इंटरनेशनल करेंसी बनने के कगार पे है। हिंदुस्तान की बनाई हुई यूपीआई, जिसका कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके वित्त मंत्री ने मजाक उड़ाया था सदन में कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कैसे हो सकता है, वो आज पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है। उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करने जा रही है इस पेमेंट मेथड को।
ये दिक्कत है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उन इलाकों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिनको आज तक इन वामपंथियों ने मॉक करके रखा था, उस बिहार, पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में, जो ये पूरा आपको क्षेत्र मिलता है, जिसको पूर्वांचल एक तरीके से कह दिया जाता है, वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट शांत पड़ा हुआ है, वहां पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको हिंदुस्तान ऐसा देख रहा है जैसे दिखाई दे रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान के ड्रोन शॉट्स देख लीजिए, आपको लगेगा कि पूरा हिंदुस्तान एक कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है, हर जगह पे काम हो रहा है। उससे तकलीफ है। तकलीफ इस बात से है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव कैसे जीतने जा रहे हैं। तकलीफ इस बात से है कि राहुल गांधी भाई पूरे हिंदुस्तान में घूम करके भी अपने लिए 10 सीट बढ़ाने का माहौल नहीं तैयार कर पाए हैं। विपक्ष का कोई नेता नहीं खड़ा हो पा रहा है नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने के लिए कि भाई यहां चुनाव लड़के जीत सके उस आदमी से। इसलिए ये पूरी की पूरी गिरोह जो है जाकर के तैयार हुई है, और धौंती राय जैसी लोग उसमें शामिल हैं, जो आतंकवादियों के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाती है, जो ऐसी वेबसाइट्स को फंडिंग करती हैं, ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करती हैं जो बीजेपी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, जो झूठ गढ़ते हैं उनके खिलाफ, नैरेटिव एक तरीके से मोल्ड करने का प्रयास करते हैं, कैसे ना कैसे करके साबित कर दिया जाए कि ये गलत हो रहा है। उससे तकलीफ है। तकलीफ इस बात से कि हिंदुस्तान का जो युवा है, जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, वो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के अगर हम 5 साल लगातार किसी चीज में मेहनत करेंगे तो हमारे देश में ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि हम अच्छा रिजल्ट पाएंगे, हम अच्छा पैसा कमाएंगे, पूरी दुनिया के लोग हमारी तारीफ करेंगे। इस बात से तकलीफ हो रही है। इस चीज को वो मॉक करना चाहते हैं। ये दिक्कत है उन लोगों की। इसलिए डॉक्यूमेंट्री को बना करके लेकर के आए कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाया जाए कि भाई जिस हिंदुस्तान में तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जिस हिंदुस्तान में तुम ट्रेवल करने जा रहे हो, उसका प्रधानमंत्री इतना बड़ा जो है गुनहगार है, इतना बड़ा अपराधी है। ये साबित करने का प्रयास है। ये साबित करने का प्रयास है कि जब दुनिया में बात हो तो इस बारे में बात ना होगी नरेंद्र मोदी क्या अच्छा करते हैं और किस तरीके से इंडिया की, जब पूरे दुनिया में रिसेशन का टाइम चल रहा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बर्बाद होने के कगार पे खड़ी हैं, वहां पर इकोनॉमी पॉजिटिव मोड में कैसे जा रही है। कोरोना में किस तरीके से क्यों अच्छा इतना मैनेजमेंट हो गया कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी और बड़े बड़े देश थे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कहा जाता था कि मेडिकल सुविधाएं उनके पास इतनी बड़ी मौजूद हैं, उनसे बेहतर इंडिया परफॉर्म कैसे कर गया। तकलीफ इस बात से है, तकलीफ इन चीजों से है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री अगर बीबीसी को बनानी ही बनानी थी तो एक इस पर जो विचार समझ में आता है, आप बनाते ना यार, बीबीसी हो, आप दुनिया भर को नजर रखते हो, तो अपने लोगों के ऊपर बनाओ ना। किस तरीके से तुम्हारे ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया था, किस तरीके से इनसे स्लेवरी करवाते थे दुनिया के अलग अलग देशों में, जहां पर इंसानी जीवन नामुमकिन था, जहां पर इतना छोटा सा कीड़ा किसी को काट ले तो 5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती थी, वहां पर मजदूर बना करके क्यों लेकर के गए। हिंदुस्तान में जो कुछ भी मौजूद था उसे अपने म्यूजियम्स के डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना। तुम्हारे म्यूजियम्स हिंदुस्तान से लूटी हुई विरासतों और संपदाओं से क्यों भरे पड़े हैं। लोग ऐसे रख करके लेकर के गए थे ना, कोई लेकर के गया था और कोई प्यार से दे देगा कि भाई ये हमारे महाराजा की तलवार है और तुम लेकर के जाओ, अपने यहां शोभा बढ़ाओ, हम लोग इसको केयर करने में असक्षम हैं। ऐसा कुछ हुआ था क्या? गोली मारी गई थी ना, यहां लोगों को कत्लेआम किया गया था ना, इस देश को बर्बाद किया गया था ना, इस देश पर राज किया गया था ना, और ऐसे सैकड़ों देशों के ऊपर राज किया गया था और उनके लोगों को मोलेस्ट और प्रताड़ित और पूरी तरीके से बर्बाद किया गया था। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए, क्यों नहीं बना रहे? हिम्मत नहीं है इस पर बनाने के लिए। बनाइए ना कि किस तरीके से दुनिया में युद्ध के लिए और जहां जहां तुम्हारे पास विषम परिस्थितियां थी उसमें सरवाइव करने के लिए हिंदुस्तान को लोगों को लेकर के गए। किस तरीके से हिंदू मुसलमान जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है इसको पूरी तरीके से बनाया गया, जगह जगह पर दंगे तुम्हारे यहां से करवाए गए। बंगाल में किस तरीके की स्थितियां पैदा की गई और हिंदुओं का नरसंहार करवाया गया, बनाते ना उस पर। इंडिया पाकिस्तान बांट करके किस तरीके से कत्लेआम लगातार लोगों का करवाया गया, उस पर बनाइए ना। किस तरीके से पूरी दुनिया को आपने बर्बाद किया, उस पर बनाइए डॉक्यूमेंट्री। बड़ा शौक है बनाने का तो अपने लोगों के ऊपर बनाइए, विंस्टन चर्चिल के ऊपर बनाइए, किस तरीके से उसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया और वहां पर लाखों लोगों को मार दिया, हिंदुस्तान में लोगों को भूखा मार दिया। इस पर बनाइए ना। इस पर नहीं बना पाएंगे, इस पर तकलीफ होती है। आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं नरेंद्र मोदी, हिंदू सॉफ्ट टारगेट लगते हैं आपको कि हाँ भाई इनके ऊपर तो कुछ भी बनाओ, 78 भागों में बटे हुए हैं, एक नहीं तो दूसरा वर्ग समर्थन कर देगा। आपको ऐसा ही लगता है ना, तो बनाइए। लेकिन जो तथ्य निकल करके सामने आया है, कोई भी आदमी अगर 1 घंटा देखेगा तो पहले कहेगा पैसा बर्बाद हो गया। दूसरी बात ये देखेगा कहेगा यार 1 घंटा बैठ करके इससे अच्छा कुछ भी हम देख लेते, राहुल गांधी का भाषण सुन लेते, कम से कम हंसी तो आती। वो ऐसा कहेगा, कम से कम इस तमाशे को तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है कि बीबीसी जैसे संस्थान किस तरीके से काम करते हैं और संस्थागत तरीके से हिंदुस्तान की स्टेबल संस्थाओं को, उसकी स्टेबिलिटी को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उसको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं।
जो स्थिर सरकार पिछले 10 वर्षों से चल रही है उसको किस तरीके से उसके विरुद्ध एजेंडा चलाने का प्रयास करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास करते हैं और उस स्टेबिलिटी को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि जो लोगों के मन में स्थिरता आई है कि हाँ भैया चलो ठीक है 24 घंटा पॉलिटिक्स नहीं, 5 साल में 8 बार सरकार नहीं गिरेगी, उस स्थिति से बाहर निकल करके आए हैं। कोई मंत्री इधर फ्रॉड में पकड़ा जा रहा है, कोई मंत्री उधर फ्रॉड में पकड़ा जा रहा है। इस स्थिति से निकल करके बाहर लोग हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, कुछ काम भी करने के लिए बने हैं। हम डेवलपमेंट में अपने आप को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करने के लिए बने हैं, उस बारे में लोग सोच रहे हैं। जो युवा कॉन्फिडेंट हो रहा है अपने प्रति और अपने देश के प्रति, अपने देश में बने माहौल के प्रति, उसको डिमोटिवेट करने के लिए बनाया गया कंटेंट है, सिर्फ यही है। और एक शब्द में इसको अगर कहा जाए अंत में तो गार्बेज है। ये पूरी तरीके से ये गार्बेज बनाया गया है, इस बात को समझिए। बगैर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिएगा। आप इंडी क्लिक देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।